हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों। जो है आज जो है अपन जो नया सेशन है बायोलॉजी का वो क्या करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। और बहुत ही शानदार तरीके से जो अपन कंप्लीट बायोलॉजी वो क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बायोलॉजी का अपन हम स्टार्ट करते हैं। और बायोलॉजी जो है अर्थात जो जीव विज्ञान है उसकी जो परिभाषा है वो क्या होगी, इसकी परिभाषा को जानने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले साइंस की परिभाषा का क्या करेंगे, ज्ञान करेंगे। साइंस किसे कहते हैं अर्थात विज्ञान किसे कहते हैं, साइंस साइंस किसे कहते हैं। तो साइंस किसे कहेंगे, प्रकृति के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित अध्ययनों से अर्जित ज्ञान को क्या करें, अपन विज्ञान कह रहे हैं। या प्रयोगों द्वारा प्रमाणित प्रकृति के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित अध्ययन से अर्जित ज्ञान को क्या कह रहे हैं, अपन विज्ञान कह रहे हैं। और विज्ञान का जो अर्थ है वो वैसे क्या होता है, साइंस का अर्थ क्या होता है, जो साइंस जो शब्द है वो किससे लिया गया है, साइंसिया से लिया गया है। किससे लिया गया है, साइंसिया। और साइंसिया का अर्थ क्या होता है, टू नो। क्या होगा, टू नो। टू नो अर्थात जानना। क्या होता है, जानना, प्रकृति के बारे में जानना। अर्थात जो भी अपन प्रकृति के बारे में जो पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं, तो वो क्या है, विज्ञान है। ठीक है, अब विज्ञान की जो विभिन्न प्रकार की क्या है, शाखाएं हैं। विज्ञान की क्या है, विभिन्न प्रकार की क्या है, शाखाएं हैं। और उन शाखा में से एक शाखा जो जीव विज्ञान है उसका क्या करेंगे, अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, विज्ञान को अपन मान लो क्या है, ये एक ट्री है। क्या है, ये ट्री है। और इस ट्री का नाम क्या है, विज्ञान है। इस ट्री का नाम क्या है, विज्ञान है। और इस ट्री के अंदर से विभिन्न शाखाएं निकली हैं। इस ट्री के अंदर से विभिन्न शाखाएं निकली हैं। और उन शाखाओं को क्रम से क्या कहा जाता है, जैसे रसायन विज्ञान कहते हैं अपन, रसायन विज्ञान। ठीक है, ऐसे ही क्या है, भौतिकी है। क्या है वो, भौतिकी है। और एक जो शाखा है वो क्या है, जीव विज्ञान है। कौन सी शाखा है मेरे प्यारे दोस्तों, जीव विज्ञान है। और इसी का जो अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। वैसे तो जो साइंस की ब्रांचेस हैं वो विभिन्न प्रकार की ब्रांचेस होती है, और भी क्या होती है, जैसे चिकित्सा विज्ञान हो गया, भूगर्भिक विज्ञान हो गया। तो ठीक है, लेकिन जो अपन ज्यादा इसकी स्टडी करते हैं, अपन ज्यादा भौतिक विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, और केमिस्ट्री जीव विज्ञान हो गया। अब इसमें से किसका अध्ययन करेंगे अपन, जीव विज्ञान का। तो जीव विज्ञान किसे कहते हैं या बायोलॉजी किसे कहते हैं, वो अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। एक एक वर्ड का क्या मतलब समझेंगे अपन। ठीक है, तो जीव विज्ञान या जो बायोलॉजी है वो कितने शब्दों से मिलकर बनी है विद्यार्थियों, दो शब्दों से मिलकर बनी है। जी हाँ बच्चों, कितने शब्दों से मिलकर बनी है, दो शब्दों से मिलकर बनी है। जिसमें एक को क्या बोलते हैं, बायोस। क्या बोलेंगे, बायोस कहेंगे। और एक को क्या कहते हैं, लोगोस कहते हैं। क्या कहते हैं, लोगोस। अर्थात इट मींस बायोलॉजी ओरिजिनेट फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। जो बायोलॉजी है वो दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बनी है। एक को क्या बोलते हैं, बायोस, और एक को क्या बोलते हैं, लोगोस। बायोस का अर्थ क्या होता है, बायोस मींस क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित जीव। क्या होता है, जीवित जीव होता है। और लोगोस का अर्थ क्या होता है, टू स्टडी। क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, टू स्टडी। टू स्टडी का अर्थ क्या हो गया, अध्ययन करना, अध्ययन करना। ठीक है, क्या हो गया, अध्ययन करना हो गया। एक एक वर्ड को समझने का प्रयास करिएगा कि बायोलॉजी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बनी है, बायोस और लोगोस। जिसमें एक का अर्थ क्या हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थात जीवित जीव, और टू स्टडी का मतलब अध्ययन करना हो गया। और अभी अभी अपन ने क्या पढ़ा था कि जो शाखा है वो किसकी है, विज्ञान की है। ये क्या है, ट्री है, एक पेड़ है। और इस पेड़ की शाखाएं हैं, विज्ञान है, जीव विज्ञान है। जो विज्ञान की एक शाखा कौन सी है, जी हाँ जीव विज्ञान है। उसी के बारे में अपन क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं।
ठीक है, उसी के बारे में अपन क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो अपन इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे कि विज्ञान की वह शाखा, बात को समझ रहे हो ना, विज्ञान पेड़ है और इसकी क्या है, ब्रांच है, शाखा है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपन जीवित जंतुओं का, जीवित जीव का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, अर्थात सजीवों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। किसका, सजीव का क्या करेंगे अपन, अध्ययन करेंगे। ठीक है, किसका अध्ययन कर रहे हैं, सजीवों का अध्ययन कर रहे हैं। अब आप लोग कहोगे कि जो सर के सजीव अपन किसे कहेंगे और निर्जीव किसे कहेंगे, उसके बारे में भी क्या करेंगे अपन अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी इसकी परिभाषा समझो कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपन जीवित जीव का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, अपन इसकी परिभाषा एक और बना सकते हैं कि बायोलॉजी is the study of living, क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अर्थात जीवित जंतुओं के अध्ययन को ही क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। जीवित जंतुओं के अध्ययन को जीव विज्ञान कहा जाता है। जीव विज्ञान कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक। तो ये क्या हो गई, अपनी बायोलॉजी की परिभाषा हो गई। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि जो बायोलॉजी है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, बायोस और लोगोस। बायोस का अर्थ क्या हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लोगोस का क्या अर्थ हो गया, स्टडी करना, अर्थात अध्ययन करना। जीवित जंतुओं के अध्ययन को ही क्या कहा जाता है, जीव विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, अब जो बायोलॉजी की जो शाखाएं हैं वो विभिन्न शाखाएं हैं। उनमें से जो मेन इंपॉर्टेंट जो शाखा है वो क्या है, एक तो बॉटनी है और एक क्या है, जूलॉजी है। ठीक है, एक क्या है, बॉटनी है और एक क्या हो गई, जूलॉजी हो गई। अर्थात जो जीव विज्ञान है उसको कितने भागों में बांटा गया है मेरे प्यारे मित्रों, जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। एक को क्या बोलते हैं, जूलॉजी अर्थात जंतु विज्ञान, क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, जंतु विज्ञान कहेंगे। और एक को क्या कहेंगे अपन, वनस्पति विज्ञान कहेंगे। क्या कहेंगे, वनस्पति विज्ञान। जैसे अपन जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, जो जीव विज्ञान है इसे क्या बोलते हैं अपन, बायोलॉजी, और जो जंतु विज्ञान है इसे क्या बोलते हैं अपन, जूलॉजी कहते हैं। क्या कहेंगे, जूलॉजी कहते हैं। और वनस्पति विज्ञान को क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। ठीक है, तो अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो जूलॉजी है किसे कहेंगे। तो जूलॉजी भी क्या है कि दो शब्दों से मिलकर के बना है मित्रों। कितने शब्दों से, दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक को क्या बोलते हैं, इसको जूस प्लस लोगोस। ठीक है, क्या है, जूस प्लस लोगोस। अब ये वो वाला जूस नहीं है, गन्ने वाला जूस नहीं है प्यारे मित्रों। ये जो जूस है इसकी स्पेलिंग देखो, JOOS है, अर्थात जंतु है। क्या है, जंतु है, बिल्कुल सही समझा, क्या है, जंतु है। क्या हो गया, जंतु। और आप लोगों को पहले ही पता है कि जो लोगोस है उसका अर्थ क्या होता है, स्टडी। क्या होता है, स्टडी, अर्थात अध्ययन करना, अध्ययन करना। और जैसे अपन ने अभी पढ़ा कि जो विज्ञान था वो क्या था, पेड़ था। विज्ञान कौन था, पेड़ था। और इससे क्या निकली, शाखा निकली, और उस शाखा का नाम क्या पड़ा, जीव विज्ञान पड़ा। जी हाँ विद्यार्थियों, क्या पड़ा, जीव विज्ञान। अब इससे अगर शाखा निकलेगी तो पहले किसका नाम लूंगा मैं, जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जीव विज्ञान में से शाखा निकलेगी तो क्या कहा जाएगा कि जीव विज्ञान में से दो शाखाएं निकली हैं। कौन सी, जंतु विज्ञान, और एक को क्या कहा गया है, वनस्पति विज्ञान कहा गया। प्राणी विज्ञान किसे बोलते हैं, जंतु विज्ञान को क्या बोलते हैं, प्राणी विज्ञान या जूलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो आप जंतु विज्ञान की परिभाषा कैसे बनाओगे, बिल्कुल सही है कि जंतु
अध्ययन, ठीक है, अर्थात जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राणियों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, वही क्या है, जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान है। ठीक है, दूसरी बात आती है सर वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं, तो वनस्पति विज्ञान किसे कहेंगे अपन, देखो वनस्पति जो है अर्थात बोटनी जो शब्द है वो किससे लिया गया है, बोटने से लिया गया है, किससे लिया गया है, बोटने से, और जिसका अर्थ क्या होता है, पास्चर या ग्रेजिंग। ठीक है, जो जीव क्या नहीं सकते, चल नहीं सकते, या जंतु जिन्हें क्या करते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अपन बोटनी कहते हैं। अर्थात जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपन अब जो चल नहीं सकते और जंतु खाते हैं, तो इतना दिमाग तो अपन भी लगा सकते हैं क्योंकि अपन रोटी खाते हैं। ठीक है, अर्थात क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि जो पेड़ पौधे हैं उन्हीं के बारे में बात हो रही है। जी हाँ, पेड़ पौधों के बारे में क्या हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है। अर्थात जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपन पेड़ पौधों से संबंधित ज्ञान को क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो वो ही क्या हो गया, वनस्पति विज्ञान हो गया। और इसको क्या बोलते हैं, फाइटोलॉजी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, फाइटोलॉजी भी कहते हैं, फाइटोलॉजी भी कहते हैं, फाइटोलॉजी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं, फाइटो का अर्थ क्या होता है, प्लांट्स, क्या होता है, प्लांट्स होता है, और लॉजी का अर्थ क्या होता है, अध्ययन करना, क्या करना, स्टडी करना या अध्ययन करना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बॉटनी की क्या हो गई, परिभाषा हो गई। तो आसानी से आप लोगों की याद हो सकती है। तो जो जीव विज्ञान था उसको कितने वर्गों में बांट दिया प्यारे विद्यार्थियों, 2 वर्गों में बांट दिया, जिसको क्या बोलते हैं, एक को वनस्पति विज्ञान और एक को क्या बोलते हैं, प्राणी विज्ञान। अब अपन इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन के अंदर जनक का तो नाम पता होना चाहिए। वह अपन किसी भी जो विद्यार्थी का अगर इंट्रोडक्शन करें तो हाँ बेटे कहां से है, क्या नाम है तेरा, और पिताजी का क्या नाम है, तो अर्थात हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी, हु इज द फादर ऑफ बॉटनी, और हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। तो अपन क्या करेंगे, इसके बारे में देखते हैं। तो जो बायोलॉजी की जनक है अर्थात जीव विज्ञान के पिता किसे कहते हैं, क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के पिता किसे कहते हैं। तो जो जीव विज्ञान के जो पिता है, जो जनक है, क्या है, जनक है, वो कौन है, जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, अरस्तु है। क्या है, अरस्तु है। ठीक है, किसके, जीव विज्ञान के। और साथ ही मैं बता दूं कि जो जूलॉजी या जो प्राणी विज्ञान है, कौन है, प्राणी विज्ञान, प्राणी विज्ञान के जो जनक है वो भी किसे ही माना जाता है, अरस्तु को माना जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, किसको माना जाएगा, अरस्तु को माना जाएगा। ठीक है, वो क्यों माना जाएगा उसके बारे में अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। ऐसे थोड़ी ना है कि अरस्तु जा रहे थे रास्ते में से तो बोल दिया हाँ कि भाई जीव विज्ञान है, उसके पिता नहीं मिल रहे, तो उसने कहा हाँ साहब मैं ही हूँ उसका पिता। ऐसी बात नहीं है। जो जीव विज्ञान है उसका पिता क्यों कहा गया कि जो अरस्तु थे उन्होंने लगभग कितने 500 जो प्राणी है उनका क्या किया था, विस्तृत अध्ययन किया। कितने प्राणियों का, 500 प्राणियों का। ठीक है, लगभग 500 प्राणियों का अध्ययन किया और उन्होंने एक बुक प्रकाशित कर दी। क्या कर दी उन्होंने, एक जो है बुक क्या कर दी, प्रकाशित कर दी। और इस बुक का नाम क्या है, हिस्टोरिया, हिस्टोरिया, हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया, हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलियम भी बोल सकते हैं, या क्या बोलते हैं इसको, हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया कहते हैं। ठीक है, इन्होंने अपनी बुक लिख दी। अब इसको याद करने के लिए ऐसे नहीं है कि हाँ सब याद ही नहीं होगा, ये तो ऐसी बात नहीं है। देखो हिस्टोरिया, हिस्ट्री की बात हो रही है, प्राचीन बात, इसलिए क्या बोल दिया, हिस्टोरिया। ठीक है, और एनिमेलिया जो अरस्तु है वो किसके, जो किसके बारे में लिखे थे, 500 प्राणियों के बारे में। और प्राणी को क्या बोलते हैं, एनिमल्स बोलते हैं। ठीक है, अपन को पता है कि जो प्राणी विज्ञान है उसे किसे बोलते हैं, कि जूलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म।
ठीक है। लिविंग जंतु जीव को अपन नहीं कह करके अपन प्राणी के अध्ययन को भी क्या कर सकते हैं, जो प्राणी विज्ञान वो अपन क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात किसकी आती है, वनस्पति विज्ञान की आती है प्यारे विद्यार्थियों, वनस्पति विज्ञान की आती है। ठीक है। इसलिए अरस्तु को तो जो प्राणी विज्ञान है इसका क्या कह दिया, पिता कह दिया, और जीव विज्ञान का जनक है जो पिता है वो कौन है, वो भी अरस्तु ही है। तीसरी बात आती है कि वनस्पति विज्ञान का कौन है भाई, वनस्पति विज्ञान का। और ये याद रखना, एक अच्छा गुरु होगा तो प्यारे विद्यार्थियों उनके जो चेले होंगे वो भी क्या होंगे, अच्छे होंगे, अर्थात उनके जो शिष्य होंगे वो भी क्या होंगे, अच्छे होंगे। तो आप लोगों को बहुत ही पता लग गया होगा कि जो थियोफ्रास्टस है, कौन है, थियोफ्रास्टस कौन है प्यारे विद्यार्थियों, थियोफ्रास्टस है। इन्हें क्या कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। और ये कौन थे, हाँ बिल्कुल सही कहा प्यारे विद्यार्थियों, ये अरस्तु के कौन थे, शिष्य थे। अच्छा गुरु और अच्छा शिष्य, इन्होंने भी एक बुक प्रकाशित कर दी। इन्होंने भी क्या किया कि जो प्लांट्सों का क्या किया, अध्ययन किया। जो दैनिक जीवन में काम आने वाले औषधीय महत्व के जो प्लांट्स है इनका क्या किया था, अध्ययन किया था। और इन्होंने भी अपनी जो एक बुक लिख दी जो जिसमें लगभग 480 प्लांटों का, अब अलग अलग बुकों के अंदर अलग अलग जो लिखा हुआ था, कईयों में तो 480 लिखा हुआ था और कई बुकों के अंदर आपको 500 मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन इसकी एक बुक याद रखना, बुक हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम, क्या है, प्लांटेरम है, हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये जो सवाल है अधिकांश जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें क्या होते हैं, आ जाते हैं कि जो जंतु विज्ञान का जो पिता है वो कौन है, तो क्या कहोगे, अरस्तु है। प्राणी विज्ञान का पिता या अपन क्या बोल सकते हैं, प्राणी विज्ञान है, जंतु विज्ञान का तो हो गया, सॉरी, जीव विज्ञान का पिता कौन है, तो वो भी क्या हो जाएगा, अरस्तु हो जाएगा। इधर अपन बॉटनी की बात करें तो उसका पिता कौन है, थियोफ्रास्टस है। ठीक है, जो किसके शिष्य थे, अरस्तु के क्या थे, शिष्य थे। इसके बाद में जो इनकी जो शाखाएं हैं, जैसे केमिस्ट्री के अंदर अपन पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऐसे ही क्या है कि हमारी जो जीव विज्ञान है वो उसके अंदर खूब सारी क्या है, शाखाएं हैं। उस शाखा के अंदर जैसे इंपॉर्टेंट में एक दो बताना चाहूंगा कि जैसे कार्यकी हो गया, कार्यकी क्या हो गया, कार्यकी, फिजियोलॉजी क्या हो गया, फिजियोलॉजी अर्थात कार्यकी हो गया। इसके अंदर देखो कार्यकी के अंदर क्या करते हैं, अगर किसी भी जीव की कार्य प्रणाली का अगर अपन क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो वो किसमें आएगा, कार्यकी के अंदर, फिजियोलॉजी के अंदर आएगा। जिसके अंदर अपन सबसे पहले जो बायोलॉजी का जो पोर्शन स्टार्ट करेंगे वो इसी के आधार पर करेंगे कि जो कार्यकी है इसके आधार पर जो जीव है, अर्थात इसके अंदर जो है प्लांट फिजियोलॉजी आती है, प्लांट फिजियोलॉजी, और आपकी आती है एक एनिमल फिजियोलॉजी। और यही अपन क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अधिकांश जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि सर कि प्लांट फिजियोलॉजी हमें समझ में नहीं आती और एनिमल फिजियोलॉजी में दिक्कत आती है। इसीलिए अपन जो स्टार्टिंग है वो यहीं से करेंगे कि प्लांट फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी को सरल बनाएंगे। ठीक है, तो जीव विज्ञान की वह शाखा या इस शाखा के अंतर्गत जो अपन किसके बारे में अध्ययन करते हैं, जो कार्य प्रणाली है उसके बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, कार्य प्रणाली। ठीक है, प्रणाली हो गया। अब अपन दूसरी बात करते हैं, ये तो हो गया प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी अर्थात कार्य की। और एक बात करते हैं आकारिकी की, किसकी, आकारिकी अर्थात मॉर्फोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको, मॉर्फोलॉजी कहते हैं। मॉर्फोलॉजी का अर्थ क्या हो गया कि इस शाखा के अंतर्गत अपन किसी भी जीव की बाहरी संरचना का, आउटर स्ट्रक्चर ऑफ स्टडी, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ आउटर स्टडी, यानी कि किसी भी जीव के अपन बाहरी संरचना का अध्ययन कर रहे हैं, बाहरी संरचना का अध्ययन कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, उसका मॉर्फोलॉजी हो गया। एक बात करते हैं अपन एनाटॉमी, पहले मैं हिंदी में लिख देता हूं, एनाटॉमी अर्थात शारीरिकी। क्या हो गया, शारीरिकी।
एनाटोमी, एनाटोमी अर्थात किसी भी सजीव की अपन आंतरिक संरचना का क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, किसका, आंतरिक संरचना का। और एक अपन बात करते हैं कि आंतरिक संरचना में भी जो अपन कोई भी जीव है, ठीक है, किसी भी जीव की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, बाहरी संरचना हो गया तो क्या हो गया, आकारिकी हो गया, मॉर्फोलॉजी हो गया, और एनाटॉमी जो है आंतरिक का क्या हो गया, अध्ययन हो गया। ठीक है, और एक अपन बात कर सकते हैं कि जो किसी भी जीव की अगर अपन किसकी संरचना की बात करें, कोशिका की बात करें, कोशिका व कोशिका अंगों, कोशिका अंगों अर्थात कोशिका अंगों का अर्थ क्या हो गया, अर्थात कोशिकांगों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो वो इस शाखा के अंतर्गत कौन सी शाखा आएगी कि कोशिका व उसके अंगों अर्थात कोशिकांगों, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी का हो गया, राइबोसोम हो गया, ठीक है, आदि के बारे में स्टडी करें तो वो शाखा कौन सी हो जाएगी, कोशिका है। तो पहले क्या लिख देता हूं मैं, कोशिका लिख देता हूं, और बाद में क्या लगा देता हूं मैं, विज्ञान अर्थात कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी, क्या कहेंगे इसे, साइटोलॉजी कहेंगे। ऐसे ही और भी विभिन्न प्रकार की जो शाखाएं हैं, जैसे भ्रूणिकी हो गई, एम्ब्रियोलॉजी अर्थात जो भ्रूण है, भ्रूण के विकास का जो अध्ययन है, भ्रूण के विकास का अध्ययन, भ्रूण के विकास का जो अध्ययन है वो अपन किस में करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी में करते हैं। अर्थात जो भ्रूण है वो उससे जो बच्चे का जो निर्माण है वो कैसे होता है, जो गैस्ट्रुला भवन है, ब्लास्टुला अवस्था है, सभी प्रकार की अवस्थाएं, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी प्यारे विद्यार्थियों। जो कंप्लीट बायोलॉजी अर्थात एम्ब्रियोलॉजी भी इसी के अंदर आ गई, तो अपन सारी बात क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा और भी विभिन्न प्रकार की शाखाएं जैसे डेंड्रोलॉजी है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी है, ठीक है, वो सभी प्रकार की शाखाएं किसमें आती है, जीव विज्ञान में आती है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अब स्टार्टिंग से क्या करेंगे, सबसे पहले क्या स्टार्ट कर देते हैं आज प्यारे विद्यार्थियों, अर्थात जो है श्री गणेश जो करना है वो आज ही कर देते हैं। तो श्री गणेश के अंदर अपन क्या करते हैं, फिजियोलॉजी स्टार्ट करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, अर्थात कार्यकी, और एक एक चैप्टर अर्थात 1 बाय 1, एक चैप्टर मैं बॉटनी का करवाऊंगा और एक चैप्टर जूलॉजी का करवाऊंगा, ताकि इंटरेस्ट के साथ पढ़ते रहो आप लोग, न कि ऐसे बॉटनी घिसते चल रहे हैं, बॉटनी पढ़ रहे हैं, नहीं, एक बॉटनी और एक जूलॉजी। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो ह्यूमन फिजियोलॉजी नहीं, प्लांट फिजियोलॉजी का, किसका कराएंगे, प्लांट फिजियोलॉजी का कराएंगे, प्लांट फिजियोलॉजी का। और प्लांट फिजियोलॉजी का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अर्थात मेरे को लगता है कि उसके बिना जीवन ही संभव नहीं है। समझ गए होंगे आप लोग कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्या कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, प्रकाश संश्लेषण की बात कर रहा हूं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अब जो है प्रकाश संश्लेषण क्या है प्यारे विद्यार्थियों, देखो प्रकाश अर्थात प्रकाश की उपस्थिति में, और संश्लेषण का क्या हो गया, अर्थात भोजन का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अब प्रकाश की उपस्थिति में क्या कर रहे हैं, जो पादप है वो भोजन का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई, प्रकाश संश्लेषण मतलब प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखे अपन, तो क्या लिखेंगे, पादप के हरे भागों द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में जल व
कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके भोजन निर्माण की प्रक्रिया, भोजन निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। क्या कहा जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? प्रकाश संश्लेषण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है या कहते हैं। ठीक है, अर्थात जो पादप के जो हरे भाग हैं, जी अपन बात करते हैं कि पादप का जो हरा भाग है वो किसके कारण होता है? जी हाँ, जो पादप के जो हरे भाग है, अर्थात पादप की जो पत्तियां हैं वो हरी होती हैं किसके कारण? क्लोरोफिल वर्ण के कारण। किसके कारण होती है? क्लोरोफिल वर्ण के कारण। और ये वर्ण कहाँ पाए जाते हैं अभी अपन क्या करेंगे, आगे बात करेंगे। ठीक है, तो पादप के हरे भागों द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में जल अर्थात H2O व CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके भोजन निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, अर्थात ये जो प्रक्रिया है वो क्या हो गई? क्या लगा इसमें? H2O लगा, साथ में क्या लगा है? यहाँ पर मैं CO2 लगा देता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, और हुआ क्या है यहाँ पर? प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया हुई है वो कहां पर हुई है? हरे पादप, या अपन लिख सकते हैं क्लोरोफिल क्या होगा यहाँ पर? प्रेजेंट होना चाहिए। अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। ठीक है, हरे पादप और प्रकाश की क्या होगी यहाँ पर? उपस्थिति होगी। अब प्रकाश की उपस्थिति का मतलब ये नहीं है कि रात को ट्यूबलाइट जला करके क्या कर लिया, प्रकाश संश्लेषण हो गया। नहीं, प्रकाश की उपस्थिति का क्या हो गया कि सूर्य का प्रकाश है यहाँ पर। किसका है प्यारे विद्यार्थियों? सूर्य का प्रकाश है। ठीक है, तो जो CO2 है वो H2 है, वो ग्रहण करके क्या बनाएंगे? जो पादप ग्लूकोज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्लूकोज बनाएंगे, और साथ में जो है ऑक्सीजन जो क्या होगी? मुक्त होगी। क्या होगी? ऑक्सीजन क्या हो गई? मुक्त हो गई। ठीक है, तो यही क्या है? प्रकाश संश्लेषण है। अब इसमें जो है जो 6 अणु जो है किसके काम आते हैं? CO2 का कितने अणु? 6 अणु काम आते हैं। 6CO2 प्लस 12H2O we get of C6H12O6, अर्थात ग्लूकोज का क्या हुआ यहाँ पर? फॉर्मेशन हुआ, और साथ में क्या निकली है? ऑक्सीजन गैस निकली है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब आपसे एक क्वेश्चन है, अगर आपको आंसर पता होता है या पता कीजिए, नहीं भी पता तो पता कीजिए, और मेरे को ये बताइए आप लोग, जो ग्लूकोज है वो किससे बनता है? या तो किससे बनेगा? CO2 से, या किससे बनेगा ये किससे बनेगा? H2O से। और जो ऑक्सीजन निकलती है वो ऑक्सीजन इनमें से किससे निकलेगी? CO2 से निकलेगी या H2O से निकलेगी? ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, मेरे को इस सवाल का आंसर जो है वो जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि कौन से वैज्ञानिक द्वारा ये बात बताई गई थी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, एक जो सवाल है आप लोगों को बताया गया है। ठीक, अब देखो आगे जो है प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो पादप के हरे भागों अर्थात क्लोरोफिल के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? क्लोरोफिल के अंदर होती है। क्लोरोफिल की उपस्थिति बोल सकते हैं। क्लोरोफिल की उपस्थिति के अंदर किसमें होती है? पादप के हरे भागों अर्थात पत्तियों के अंदर क्या होती है? पत्तियों के अंदर क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है? पत्तियों के अंदर क्या होती है? संपन्न होती है। ठीक है, अब प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया के अंदर जो विभिन्न प्रकार के जो वैज्ञानिक हैं, अर्थात इसकी मैं इतिहास की बात करूं तो इसके इतिहास में विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने क्या दिया था? अपना योगदान दिया था। इस योगदान के अंदर सबसे पहले अपन मैं किसकी बात कर सकता हूं? स्टीफन हेल्स की। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों,
किसकी? स्टीफन हेल्स की। और स्टीफन हेल्स ने स्टीफन हेल्स ने 1727 के अंदर क्या कर दिया था कि ये बताया कि जो पादप है, पादप प्रकाश की उपस्थिति में, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसने कहा? स्टीफन हेल्स ने कहा। और स्टीफन हेल्स को ही क्या कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? स्टीफन हेल्स को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। क्या कहा जाएगा? फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कहा जाएगा। अर्थात पादप कार्यकी के जनक किसे कहते हैं? तो क्या बोलेंगे अपन? पादप कार्यकी के जनक कौन है? स्टीफन हेल्स है। ठीक है। इसके बाद में जो है वैज्ञानिक जोसेफ प्रिस्टले, कौन थे? जोसेफ प्रिस्टले। और जोसेफ प्रिस्टले ने 1772 के अंदर ये बताया, अर्थात मैं बोल सकता हूं डायरेक्टली कि ऑक्सीजन की खोज की। किसकी? ऑक्सीजन की खोज की। और जोसेफ प्रिस्टले ने क्या किया कि 3 बेजार लिए। क्या लिए थे? 3 बेजार लिए। और तीनों बेजारों के अंदर, एक बेजार के अंदर क्या किया? एक बेजार में केवल प्लांट को रखा। एक बेजार के अंदर तो कितने ले लिए? 3 बेजार ले लिए साहब। ठीक है। और एक बेजार में कितने प्लांट को रख दिया, और एक के अंदर क्या किया कि मोमबत्ती को रखा। एक के अंदर मोमबत्ती को, ये क्या है? मोमबत्ती है, मोमबत्ती है। जिस तरह से लग नहीं रही है, लेकिन क्या करूं, मोमबत्ती लिख देता हूं। और नीचे क्या है? चूहा है। इसके अंदर क्या है? चूहा है, रेट है। ठीक है। और इसके अंदर क्या है कि एक मोमबत्ती है, एक चूहा है, और एक क्या है इसके अंदर? प्लांट है। क्या है प्यारे विद्यार्थियों? प्लांट है। तो आप मेरे को ऐसे बताओ कि इनमें से जो जीवित कौन रहेगा? यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ये जीवित नहीं रहता, अर्थात मुरझा जाता है, क्योंकि इसको क्या नहीं मिली? इसको ऑक्सीजन नहीं मिली। एक क्वेश्चन और है प्यारे विद्यार्थियों आपसे कि मेरे को ये बताओ कि जो पादप है वो श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं? पादप है, श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं? और जो मनुष्य है वो श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस लेता है? ये 2 क्वेश्चन है, मेरे को जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ कि जो पादप है, ये जो ऑक्सीजन नहीं ले पाता है, या इसको जो है ऑक्सीजन क्या होती है, वायु जो है वो नहीं मिल पाती है, इसके कारण क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। इधर अगर किसकी बात करें? चूहे की बात करें तो चूहा भी क्या हो जाएगा? मर जाएगा। वो क्यों मरेगा? क्योंकि यहाँ पर भी क्या हो रही है, जो मोमबत्ती द्वारा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस छोड़ी जा रही है, और ये क्या है? अशुद्ध वायु है। ये क्या है? अशुद्ध वायु है। कौन सी वायु है प्यारे विद्यार्थियों? अशुद्ध वायु है। और इसको शुद्ध करने का काम कौन करता है? प्लांट करता है प्यारे विद्यार्थियों। कौन करता है? प्लांट करता है। और ये क्या हो गया? शुद्ध हो गया। ठीक है। तो जो अशुद्ध वायु है उसको शुद्ध करने का काम कौन कर रहा है? प्लांट कर रहा है। तभी तो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो चूहे की जो स्थिति रहती है वो कैसी रहती है? जीवित रहती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? यही बात किसने की थी? जोसेफ प्रिस्टले ने कही कि जो पादप है, जो अशुद्ध वायु है, कौन है? अशुद्ध वायु है, वो क्या करते हैं? जो प्लांट है अशुद्ध वायु को क्या कर देते हैं? शुद्ध कर देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये बात किसने कही? जोसेफ प्रिस्टले ने ये बात कही 1772 के अंदर। ठीक है, अर्थात ऑक्सीजन की क्या कर डाली? खोज कर डाली। इसी के संदर्भ में और भी वैज्ञानिक जो रहे, जैसे ब्लैकमैन वैज्ञानिक थे। कौन थे? ब्लैकमैन, काले आदमी है, ब्लैकमैन ने क्या किया? एक तो सीमाकारी कारकों का जो सिद्धांत है,
सीमाकारी कारकों का नियम प्रतिपादित किया। क्या किया? सीमाकारी कारकों का नियम प्रतिपादित किया। साथ ही इन्होंने बताया, ब्लैकमैन ने बताया कि जो प्रकाश संश्लेषण है इसके अंदर दो प्रकार की जो है क्या होती है, प्रक्रियाएं होती है। एक को क्या बोलते हैं? प्रकाशिक अभिक्रिया, या इसको क्या बोलते हैं? लाइट रिएक्शन भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइट रिएक्शन। क्या बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों? लाइट रिएक्शन भी कहते हैं। अब आप लोगों को नाम से ही पता चल गया होगा कि लाइट रिएक्शन अर्थात वह अभिक्रिया या वह प्रक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, वही क्या है? लाइट रिएक्शन है। ठीक है। दूसरी पर बात करते हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया। और अप्रकाशिक अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? डार्क रिएक्शन। क्या बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों? डार्क रिएक्शन कहते हैं। डार्क रिएक्शन अर्थात वह अभिक्रिया जो प्रकाश की अनुपस्थिति में संपन्न होती है। प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या संपन्न होती है? जो अप्रकाशिक अभिक्रिया वो क्या होती है? संपन्न होती है। इसको जैव रासायनिक क्या बोल सकते हैं? इसको जैव रासायनिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। क्या कह सकते हैं? जैव रासायनिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। ठीक है। तो जो वैज्ञानिक रहे ब्लैकमैन, अब याद कैसे रखोगे कि अप्रकाशिक अभिक्रिया की जो खोज है वो किसने बताई, या अप्रकाशिक अभिक्रिया की खोज किसने की, अप्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में किसने बताया? तो अप्रकाशिक अर्थात डार्क, और डार्क का मतलब क्या होता है? काला, और काले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लैक। और मैन तो क्या हो गया? ब्लैकमैन हो गया। ठीक है। आराम से याद रह जाएगा कि ब्लैकमैन ने क्या किया था कि जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है उसके बारे में बताया था। और आगे अपन बात करेंगे कि अप्रकाशिक और प्रकाशिक अभिक्रिया अर्थात फुल डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, घबराने का नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद में जो है ब्लैकमैन के बाद में और भी वैज्ञानिक आए, जैसे अपन बोल सकते हैं केल्विन बेंसन वैज्ञानिक है। केल्विन बेंसन। ठीक है। इसके बाद में हेज व स्लेक नामक वैज्ञानिक ले ले अपन। हेज व स्लेक नामक वैज्ञानिक। अब केल्विन व बेंसन नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने तो क्या किया था कि जो C3 चक्कर की क्या की थी? खोज की थी। ठीक है। अब इसको C3 क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो प्रथम प्रोडक्ट होता है वो 3 कार्बन वाला 3PGA 3 फॉस्फो गिल्सरिक अम्ल क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? 3 फॉस्फो गिल्सरिक अम्ल होता है। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। 3 फॉस्फो क्या है? 3 फॉस्फो गिल्सरिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, 3 फॉस्फो गिल्सरिक अम्ल। ठीक। अब ये कैसे बनता है वो आगे अपन जब C3 चक्कर पढ़ेंगे वो फुल डिटेल से बात करेंगे। हेजेम्स लेक चक्कर किसे बोलते हैं? C4। अब इसको C4 क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो प्रथम प्रोडक्ट होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड क्या होता है? ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल उपापचय चक्कर, अम्ल चक्कर। ठीक है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो 4 कार्बन युक्त यौगिक है, इसीलिए क्या बोलते हैं? इसको C4 चक्कर कहते हैं। ठीक है। अब देखो जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसके अंदर जो अपन बात कर सकते हैं कि जो सबसे पहले जो अर्थात प्रकाश संश्लेषी वर्णक वगैरह हो गए सभी किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। किस में प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट। तो हमारा टॉपिक जो इसमें पहला हुआ है वो कौन सा है? हरित लवक है। क्या है प्यारे विद्यार्थियों? हरित लवक है। ये हरित लवक की संरचना है। और इस हरित लवक की संरचना की जो बात करें अपन कि जो हरित लवक है, हरित लवक दोहरी झिल्ली से आवृत कोशिकांग होता है।
कोशिकांग होता है, कोशिकांग होता है जो लिपोप्रोटीन से बनी होती है। किससे बनी होती है? लिपोप्रोटीन से बनी होती, लिपोप्रोटीन से बनी होती है। ठीक है। और इन झिल्लियों के बीच, इन झिल्लियों के बीच, इन झिल्लियों के बीच 100 से 300 एंगस्ट्रॉम स्पेस पाया जाता है, स्पेस पाया जाता है जिसे परिकला अवकाश या पर क्या बोल सकते हैं इसको, पेरीप्लास्टिड स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरीप्लास्टिड स्पेस कहते हैं। ठीक है। हरित नामक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, दोहरी झिल्ली युक्त क्या है? कोशिकांग है जो लिपोप्रोटीन से बनी होती है। जी हाँ, लिपोप्रोटीन का अर्थ क्या हो गया? लिपिड प्लस प्रोटीन, अर्थात ये जो दोनों दिख रही हैं वो क्या है? लिपोप्रोटीन से बनी हुई है। किससे? लिपोप्रोटीन, अर्थात लिपिड प्लस प्रोटीन क्या होती है? लिपिड प्लस प्रोटीन से क्या होगी? बनी होगी। ठीक है। कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जो हरित नामक है वो दोहरे झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है, लेकिन उनकी जो झिल्लियां होती है वो किससे बनी होती है? लिपोप्रोटीन से बनी होती है। ठीक है। और यह बता दूं कि जो बाहरी झिल्ली प्रोटीन के लिए क्या होती है? पारगम्य होती है। प्रोटीन के लिए पारगम्य होती है, अर्थात आर पार जा सकती है। और आंतरिक झिल्ली क्या होती है? प्रोटीन के लिए अपारगम्य होती है। क्या होती है? आंतरिक झिल्ली प्रोटीन के लिए क्या होती है? अपारगम्य। ठीक है। अब मैं बात करूं कि जो भारी, ये क्या हो गई? भारी झिल्ली हो गई, बाहरी झिल्ली। ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन क्या हो गई? मेम्ब्रेन। ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन होगी। और यहां मैं बात करूं कि ये क्या हो गई? इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। और इन दोनों के जो बीच का जो स्पेस है वो क्या कहलाता है? पेरीप्लास्टिड स्पेस कहलाता है, जो 100 से 300 एंगस्ट्रॉम का होता है। ठीक है। अब अपन बात करें कि जो आंतरिक झिल्ली के अंदर की तरफ जो भाग है, अर्थात ये जो भाग दिखाई दे पड़ रहा है, इस भाग को अपन क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है। अर्थात ये जो पूरा भाग है, ये जो पूरा भाग है, इस भाग को क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों? स्ट्रोमा कहते हैं। क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है। स्ट्रोमा। ठीक। और एक और भाग होता है, यानी कि स्ट्रोमा के अंदर जो सिक्कों के ढेर के समान जो भाग दिखाई दे रहा है, इस भाग को क्या बोलते हैं? ग्रेना कहते हैं। यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? इसको ग्रेनम कहते हैं। ठीक है। इसे क्या कहेंगे? ग्रेनम। अर्थात हरित लवक की जो आंतरिक जो संरचना है, इसमें कितने भाग पाए जाते हैं? स्ट्रोमा, या जिसे अपन क्या बोल सकते हैं? मैट्रिक्स भी कहा जाता है, और जो ग्रेनम है वो कहते हैं। ठीक है। अब जो दोनों भाग हो गए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, इसको क्या कर देता हूं मैं? मिटा देता हूं। ठीक है। अब इसका जो बाहरी, अर्थात पहला जो भाग हो गया, इस भाग को अपन क्या बोल रहे हैं? स्ट्रोमा कह रहे हैं। ठीक है। और स्ट्रोमा अपन किसे कहेंगे? कि जो झिल्ली के अंदर या हरित लवक के अंदर, किसके अंदर? हरित लवक के अंदर, हरित लवक के अंदर प्रोटीन युक्त
पदार्थ को, प्रोटीन युक्त विषवांगी तरल पदार्थ अपन बोल सकते हैं, तरल पदार्थ को स्ट्रोमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? स्ट्रोमा कहा जाता है। और इसी स्ट्रोमा के अंदर क्या होते हैं, जैसे राइबोसोम, और जो है हरितद्रवक, उसमें कैसे पाए जाते हैं राइबोसोम? प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान, अर्थात 70S प्रकार के क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं। ऑस्मोफिलिक कणिकाएं, ऑस्मियोफिलिक कणिकाएं, ऑस्मियोफिलिक की बूंदें या कणिकाएं, 70S प्रकार का राइबोसोम, डीएनए आदि क्या होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अर्थात सबसे जो इंपॉर्टेंट अगर बात की जाती है तो वो कौन सा हो गया? यहाँ पर जो स्ट्रोमा है, इसमें स्ट्रोमा भाग में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया क्या होती है? अप्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, अप्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया किसमें संपन्न होती है? तो क्या कहोगे पहले विद्यार्थियों? स्ट्रोमा भाग में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। अर्थात जो डार्क रिएक्शन है वो किसमें संपन्न होती है? स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है। ठीक है, अब इसी के अंदर अपन किसकी बात करें? दूसरी बात करें कि स्ट्रोमा भाग में सिक्कों के ढेर के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, और इन संरचनाओं को क्या कहते हैं? अपन ग्रेनम कहते हैं। क्या कहते हैं पहले विद्यार्थियों? ग्रेनम कहते हैं। तो अपन किसकी बात करते हैं? ग्रेनम की बात करते हैं। ठीक है, कि स्ट्रोमा भाग में सिक्कों के ढेर के समान संरचना पाई जाती है, जिसे ग्रेनम कहा जाता है। क्या कहते हैं पहले विद्यार्थियों? ग्रेनम कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो ग्रेनम है, ये जो आपको सिक्के के ढेर के समान जो संरचना दिख रही है, ये जो ग्रेनम है, इन ग्रेनम को जो मेन्के नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या कहा? इनको थाइलेकोइड कहा। अर्थात मेन्के ने इन पटलिकाओं को थाइलेकोइड कहा। क्या कहा? थाइलेकोइड कहा। ठीक है, क्या कह दिया? थाइलेकोइड कहा। और जो ये पटलिकाएं हैं, अर्थात ये जो थाइलेकोइड है, जो आपस में जो है एक जो स्ट्रोमा पटलिका है, इसके द्वारा क्या रहती है? जुड़ी रहती है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि स्ट्रोमा पटलिकाएं ग्रेनम को आपस में जोड़े रखने का कार्य करती है। या अपन बोल सकते हैं कि जो ग्रेनम के जो दो खंड दिख रहे हैं अलग अलग, ये जो आपस में किसके द्वारा जुड़े रहते हैं पहले विद्यार्थियों? स्ट्रोमा पटलिका के द्वारा क्या रहते हैं? जुड़े रहते हैं। ठीक है, अब जो स्ट्रोमा पटलिकाएं हैं, ये क्या करती हैं? इन दोनों को जोड़े रखने का कार्य करती है। लेकिन अपन किसकी बात करें? केवल और केवल किसकी बात करें? एक ग्रेनम की बात करें। ठीक है, अर्थात एक थाइलेकोइड की बात करें तो जो थाइलेकोइड है, ये क्या करती है? ये जो थाइलेकोइड है, ये क्या करेगी कि थाइलेकोइड के अंदर क्या पाए जाते हैं? प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं। अर्थात इसको अगर मैं जूम करके देखूं तो जो थाइलेकोइड है,
ये भी क्या होती है, दोहरी आवरण से आवरित होती है। दोहरे आवरण से क्या होती है, आवरण होती है। और इसकी भी जो झिल्ली है वो किससे बनी होती है, लिपोप्रोटीन से बनी होती है। ठीक है, और इसके अंदर क्या हुआ कि इसके अंदर क्या देखा गया है, क्या है ये अपन किसकी बात कर रहे हैं, थाइलेकोइड की बात कर रहे हैं। और थाइलेकोइड के अंदर क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं, अर्थात जो क्वांटासोम है क्या होते हैं, क्वांटासोम क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, थाइलेकोइड के अंदर। यानी कि अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो ये क्या हो गए, यहाँ पर क्वांटासोम हो गए। ठीक है, पार्क व विलियम्स नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि जो थाइलेकोइड है, थाइलेकोइड के अंदर की तरफ सूक्ष्म गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं। यहां मैं लिख देता हूं, थाइलेकोइड के अंदर सूक्ष्म गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है, गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें क्वांटासोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्वांटासोम कहा जाता है। ठीक है, क्या कह दिया, क्वांटासोम कह दिया। और आगे अपन बात करें कि तो इनके अंदर क्या होते हैं, हरित लवक क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। क्या होते हैं, हरित लवक क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं हरित लवक। और हरित लवक क्या करते हैं, हरित लवक क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। और हरित लवक का काम क्या है, हरित लवक की क्या करते हैं, जो प्रकाश की जो ऊर्जा आती है, अर्थात जो प्रकाश ऊर्जा आती है। अब अपने को भी पता है कि जो प्रकाश है वो छोटे छोटे फोटोन या क्वांटा के रूप में क्या करते हैं, गमन करते हैं। तो प्रकाश ऊर्जा को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, हरित लवक करता है। और विभिन्न प्रकार के जो है जो क्लोरोफिल क्या होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं। लगभग इसमें 230 प्रकार के जो हरित लवक हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। 230 प्रकार के हरित लवक क्या होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा कैरोटीनोइड्स क्या होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं। फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होते हैं, फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आदि प्रकार के क्या होते हैं इसमें वर्णक पाए जाते हैं। किसके अंदर, जो क्वांटासोम जो थाइलेकोइड है इसके अंदर क्या होते हैं, ये जो हरित लवक हो गए, कैरोटीनोइड्स हो गए, फॉस्फोलिपिड हो गए, आदि क्या होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये किसकी बात होगी प्यारे विद्यार्थियों, ये बात हो गई हरित लवक की। एक बार फिर मैं इसको रिवाइज कर देता हूं थोड़ी जल्दी सी, कि जो हरित लवक है वो दोहरी झिल्ली से युक्त कोशिकांग है। बाहरी झिल्ली को अपन क्या बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन या बाहरी झिल्ली बोलते हैं। और आंतरिक तरफ जो झिल्ली होती है क्या बोलते हैं, आंतरिक झिल्ली बोलते हैं। और दोनों की दोनों झिल्लियां जो है वो लिपोप्रोटीन से बनी होती हैं। ठीक है, लिपोप्रोटीन से क्या होते हैं, इनकी झिल्लियां बनी होती है। और दोनों झिल्लियों के बीच में जो स्पेस पाया जाता है इसे कहते हैं पेरिप्लास्टिड स्पेस कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, पेरिप्लास्टिड स्पेस कहा जाता है बच्चों। ठीक है, और जो पेरिप्लास्टिड स्पेस है वो भी कितना होता है, 100 से 300 एंगस्ट्रॉम का क्या होता है, पेरिप्लास्टिड स्पेस होता है। अब इसके अंदर अर्थात हरित लवक के अंदर विषमांगी तरल पदार्थ क्या होता है इसमें प्रेजेंट होता है, प्रोटीन युक्त जो पदार्थ होता है। ठीक है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा या मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम है, डीएनए है, आरएनए है, ऑस्मोफिलिक कणिकाएं हैं, आदि क्या होती है इसमें प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा स्ट्रोमा भाग में सिक्कों के ढेर के समान संरचनाएं पाई जाती हैं प्यारे विद्यार्थियों, जिन्हें क्या कहा जाता है, ग्रेनम कहा जाता है। ठीक है, और मेन्के नामक वैज्ञानिक ने क्या कहा, इनको थाइलेकोइड कहा। और थाइलेकोइड को जूम करके देखा अपन ने, क्या किया, जूम करके देखा। और जूम करके देखने पर अपन ने देखा कि इसमें विभिन्न प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। कैरोटीनोइड्स है, फाइकोबिलिन्स है, जो क्वांटासोम है, जो पार्क में विलियम्स नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि जो थाइलेकोइड है उसके अंदर सूक्ष्म गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है,
क्वांटासोन कहा जाता है। ठीक है, ये किसकी बात हो गई, अपने पूरी जो है हरित लवक की अपन ने क्या कर ली, बात कर ली। इसके अलावा भी जो इसका केमिकल कंपोजिशन है, अर्थात इसका जो रासायनिक जो संगठन है वो क्या होता है, अर्थात अपन बात कर सकते हैं हरित लवक का रासायनिक संगठन, अब हरित लवक के रासायनिक संगठन में याद क्या रखोगे अपन, P2C2, क्या याद रखोगे, P2C2, अर्थात पहले अपन किसकी बात करते हैं, प्रोटीन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, प्रोटीन की। तो प्रोटीन कितना होता है, प्रोटीन होता है इसमें पहले विद्यार्थियों 40 से 50% क्या होता है, इसमें प्रोटीन होता है। ठीक है, पी का अर्थ और क्या हो गया, फोस्फोलिपिड हो गया, क्या हो गया, फोस्फोलिपिड हो गया। और फोस्फोलिपिड की मात्रा कैसे याद रखोगे, इसका आधा कर दो 25 और इसमें 5 जोड़ दो पहले विद्यार्थियों, तो कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, आगे अपन किसकी बात करें, क्लोरोफिल की बात करें, तो क्लोरोफिल कितना परसेंट होगा इसमें पहले विद्यार्थियों, 5 से 10% क्या होता है इसमें, क्लोरोफिल क्या होता है, परसेंट होता है। इसके अलावा कैरोटीन कितना परसेंट होगा इसमें, कैरोटीन की मात्रा 1 से 2% होती है। अब आप लोग कहोगे कि सर इसके अलावा आपने डीएनए भी बताया है, आरएनए भी बताया है, तो उसकी क्या होती है, सूक्ष्म मात्रा किसमें प्रेजेंट होती है, जो हरित लवक है इसके अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अब आगे अपन जो है अगली क्लास में, अगले लेक्चर में अपन किसकी बात करेंगे, प्रकाश संश्लेषी जो वर्णक है, क्लोरोफिल हो गया, कैरोटीनॉइड्स हो गए, फाइकोबिलिन्स हो गए, आदि की अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, हाँ एक बात और जो मैं बताना भूल गया कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया में क्या होता है कि सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वो क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। किसमें, रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, ये जो प्रक्रिया होती है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या किया जाता है, बदला जाता है। और इस ऊर्जा के अंदर हमें मिलती क्या है, NADPH, यहाँ पर क्या हो सकते हैं, ATP जो है हमें एनर्जी मिलती है। हमें पता है कि प्रत्येक जीव को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जो ऊर्जा है वो NADPH और ATP के रूप में क्या होती है, इसमें मिलती है हमें। और मिलने के बाद में वो काम किसमें आती है, वो CO2 के जो अपचयन है उसके काम आती है। CO2 के अपचयन से हमें क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। ठीक है, अपन C3 चक्र के अंदर फुल डिटेल से बात करेंगे कि कैसे मिलता है। तो यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म भी आप लोग क्या कर लो, याद कर लो। NADP की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट किसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, NADPH की हो जाएगी। और ATP की क्या हो जाएगी फुल फॉर्म, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगी। ठीक है, पहले विद्यार्थी